हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके का सेट नंबर 10। इससे पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो आज हम सेट नंबर 10 लेके आए। इसमें भी हम हर एक सब्जेक्ट का 1-2 क्वेश्चन लेके आए और हम उसको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मतलब डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है आपस में, तो वो कौन सा नहर जोड़ता है, उस नहर का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है कील नहर, पनामा नहर, सुएज नहर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। आपको बताना है कि कौन सा नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सुएज नहर। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन? सुएज नहर। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावे ऑप्शन में जो दे रखा उसको भी हम जान लेते हैं, जो कील नहर और पनामा नहर ये किनको जोड़ता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कील नहर। तो कील नहर फ्रेंड्स बता दे, बहुत बार पूछा भी एग्जाम में कि कील नहर किसको जोड़ता है। तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। पनामा नहर है तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर। सुएज नहर बता ही दिए भूमध्य सागर को लाल सागर से। तभी तीनों नहर को याद रखिएगा। एक बार हमें रिपीट कर दे रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। तभी तीनों को याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कार्य करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो बताना आपको फ्रेंड्स कि भारत में जो जनगणना कराता है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। ऑप्शन में आपको दिया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनगणना आयोग। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो बताना है कि भारत में जो जनगणना कार्य करता है उनकी जिम्मेदारी कौन किसके ऊपर रहता है जनगणना कराने की। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है भारत में जनगणना कार्य को कराना। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार पर। आप इसे याद रखिएगा। हम इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, आप उसे ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो जनगणना अधिनियम जो आया था, जनगणना अधिनियम कब का है। तो जनगणना अधिनियम 1948 का है। कब का फ्रेंड्स? तो 1948 का जनगणना अधिनियम है। और क्वेश्चन पूछेगा कि जो अधिनियम जो 1948 के अधिनियम के द्वारा ही जो जनगणना आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, जनगणना आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा जो महारजिस्ट्रार होते हैं उनकी जो नियुक्ति करा जाता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत ही ये सभी का नियुक्ति किया जाता है। आप इतना तो समझ गए। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जनगणना किस सूची की विषय है। आपको ऑप्शन में देगा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इस तरह से ऑप्शन देगा आपको। आप पूछ लेगा जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना केंद्र सूची का विषय है। संघ सूची का विषय कौन? जनगणना। अगर जनसंख्या पूछेगा तो फ्रेंड्स जनसंख्या है समवर्ती सूची का, लेकिन ये जनगणना है संघ सूची का, केंद्र सूची का। इतना तो हम आपको बता दिए। और इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जिस तरह 2011 में जो जनगणना हुआ था, अभी तक हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही कुछ पढ़ते थे, लेकिन अब 2021 में भी जनगणना हो गया है। तो फ्रेंड्स 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? जनगणना आयुक्त 2011 में तो थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे 2011 के। और 2011 का जो जनगणना था उनका थीम क्या था, विषय क्या था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारा जनगणना हमारा भविष्य 2011 के जनगणना का थीम था। वो 2011 का बात है। और 2021 में जनगणना हुआ है इसमें जो क्या कहते हैं जनगणना आयुक्त है 2021 का जनगणना आयुक्त, ये कौन है? तो विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी 2021 के जनगणना आयुक्त है। और 2021 का थीम क्या है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण ये 2021 के जनगणना का जो थीम है, विषय है, वो ये है। कौन? जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2011 के जनगणना का थीम क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा जनगणना से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आईन अकबरी का रचयिता कौन था। बताना फ्रेंड्स, जो आईन अकबरी है उनके रचयिता कौन है, उनके लेखक कौन है? आईन अकबरी। तो ऑप्शन में आपको दिया है फरिश्ता, इब्न बतूता,
अबुल फजल बिरबल। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखा कि आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा अबुल फजल। तो ये अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से एक थे अबुल फजल, और इन्होंने ही अकबरनामा को लिखा था, अकबर के जीवनी के बारे में, और उस समय जो भी मतलब हुए थे मुख्य बातें वे सभी अकबरनामा में लिखे थे। कौन? अबुल फजल, और उनके नवरत्न में से एक थे। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि बाबरनामा के लेखक कौन है, उसके बाद हुमायूंनामा के लेखक कौन है, मतलब अकबरनामा के लेखक कौन है, जहांगीरनामा के लेखक कौन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है, आलमगीरनामा के लेखक कौन है, सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मुगल वंश से संबंधित। तो अकबरनामा तो बता दिए, पहला आप बनाइएगा, मतलब पहला क्वेश्चन बनेगा कि बाबरनामा के लेखक कौन है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था फ्रेंड्स। तो बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर, पहला हो गया। उसके बाद हुमायूंनामा, तो बाबर का हुमायूं था उसका बेटा। तो हुमायूंनामा के लेखक थे गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन थी। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। उसके बाद हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? आईन अकबरी, तो अबुल फजल बता ही दिए। उसके बाद आए जहांगीर, तो जहांगीरनामा, जिसको हम लोग तुजुक ए जहांगीरी भी बोलते हैं, और इसको लिखा कौन है? जहांगीर नहीं लिखा था। तो जहांगीरनामा जहांगीर नहीं लिखा था। उसके बाद आ जाइए शाहजहां। तो शाहजहां नामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो शाहजहां नामा के लेखक है इनायत खां। कौन है? इनायत खां शाहजहां नामा के लेखक है। उसके बाद आ जाइए आपको आलमगीर नामा। तो बहुत बार पूछा भी एग्जाम में कि आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद काजिम, मोहम्मद मिर्जा काजिम बोलिए, मोहम्मद काजिम इनके लेखक है आलमगीर नामा के। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा मुगल वंश से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और चूंकि बहुत बार पूछा भी गया है सारे क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? जो फ्रेंड्स दुर्गापुर स्टील जो प्लांट है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, हम सभी को बताएंगे। जितने भी जो इस्पात संयंत्र को भारत में किस देश के सहायता से बनाए गए थे, हम सभी को पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन आपको दिया है ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, उसका जर्मनी। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। और क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन के सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर तो हो गया। इसके अलावा पूछेगा राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है राउरकेला इस्पात संयंत्र, और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया राउरकेला इस्पात संयंत्र। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसके अलावा पूछेगा बोकारो इस्पात संयंत्र, तो बोकारो इस्पात संयंत्र ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। कहाँ पे, किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में। और इसके अलावा एक पूछेगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र ये किस राज्य में और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये है छत्तीसगढ़ में, और ये रूस देश की सहायता से स्थापित किए गए। इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन से इस्पात संयंत्र का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था? कौन सा इस्पात संयंत्र का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो फ्रेंड्स बता दें हम कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों इस्पात संयंत्र का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन था ये। तो चूंकि हम पहले बता दें फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट से एक ना दो क्वेश्चन लेंगे, और सबको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग को डिस्कशन कराएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनसे रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ आपको डेली डिस्कशन कराते रहे, हर एक 10 क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इतना सारा क्वेश्चन तो हम बता दिए। क्वेश्चन है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसी से रिलेटेड पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, हम उसको भी जान लेंगे। पहले इसको जान लेते हैं कि भारत का मैनचेस्टर कहते हैं किसको है। मैनचेस्टर बहुत बार पूछा है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्रेंड्स सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मैनचेस्टर। और ये कहाँ पे है मैनचेस्टर स्थित? तो इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर।
तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस स्टेट में है? गुजरात में है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और वहीं पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो आप तीनों को याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात में, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। और मैनचेस्टर जो जगह है किस देश में है? तो इंग्लैंड में स्थित है मैनचेस्टर। आप इसे याद रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद रखिएगा, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन लेकिन फ्रेंड्स क्या बताया, बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अल हिलाल समाचार पत्र है और इनको किसके द्वारा शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र को। ऑप्शन में आपको दे रखा मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। आप इसे याद रखिएगा। पूछेगा कब शुरुआत किया गया था अल हिलाल समाचार पत्र को? तो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? अल हिलाल समाचार पत्र कब? 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। आप इसे याद रखिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। और अल हिलाल नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। कब किया था? 1912 में। आप इसे याद रखिएगा। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स मरासमस रोग है, ये बच्चों में होता है। ये किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया कैलोरी, उसके बाद क्लोरीन, फास्फोरस, उसके बाद प्रोटीन। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटीन। तो आप लोग याद रखिएगा कि मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसमें होता है? बच्चों में। बच्चों का शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है मरासमस रोग होने के कारण। इससे अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्वाशियोरकर रोग किसके कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के ही कारण क्वाशियोरकर रोग और मरासमस रोग ये दोनों प्रोटीन के कमी के कारण ही होता है। आप इसे याद रखिएगा। बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि मरासमस और क्वाशियोरकर ये दोनों रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण ही होता है मरासमस और क्वाशियोरकर रोग। तो आप दोनों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो बताना जो विद्युत मोटर होता है फ्रेंड्स वो किसको किसमें परिवर्तित करता है, किसको किसमें बदलता है। ऑप्शन आपको दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मोटर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में होगा, विद्युत में यांत्रिक। आप इसे याद रखिएगा कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। मोटर वैसे थोड़ी चलता है, उसमें विद्युत दिया जाता तब ना मोटर चलेगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है कौन? मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है कौन? मोटर। आप इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछ भी लिया गया क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हरिजन संघ। ऑप्शन आपको दे रखा है अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, आचार्य विनोबा भावे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 1932 में। तो हरिजनों के उत्थान के लिए, उनका उत्थान के लिए, बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, जो शिक्षा होते हैं, शिक्षा तकनीक सुविधा प्रदान करने के लिए 1932 में, कब? 1932 में गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए गए थे, 1932 में। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि
पॉलिटी से क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स बताना है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उस समय अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको निपटाने के लिए किसके पास भेजा जाएगा, उसको सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके मामले को निपटाने के लिए किसके पास भेजा जाएगा। ऑप्शन में आपको दिया है निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उसका मंत्रिमंडल। तो ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन उस विवाद को निपटारा करेगा, सुलझाएगा। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो इनके संबंधित जो भी विवाद है उनका निपटारा करेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, तो हम आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 71 है। तो अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित समस्त जितने भी विवाद हैं उनको उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 71। तो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जितने भी विवाद हैं, मामले हैं, उनको सुलझाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, आप इसे याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो भी मामले आएंगे, अगर विवाद कोई उत्पन्न होता है तो वो भी सुलझाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत बार पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसके पास जो निपटारा होता है उस विवाद का, मामले को, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाता है। अनुच्छेद बहुत बार पूछा, अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उनके विवाद को सुलझाता है, तो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से क्वेश्चन हम करा दिए, साइंस से भी करा दिए थे। तो फ्रेंड्स आई होप सारे क्वेश्चन समझ भी लेंगे। हम फ्रेंड्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन किए हैं 10 क्वेश्चन को। हर एक वीडियो में हम ऐसे ही करते हैं ताकि आपको 10 क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन के बदले 50 क्वेश्चन सीखने को मिले, है ना फ्रेंड्स। जो ही 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं उसमें से फ्रेंड्स आपको 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ जाइए एक वीडियो में, तब ना आपका मतलब जीएस मतलब मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो फ्रेंड्स 10 सेट तो हम आज पूरा दिए, धन्यवाद।